अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 20 है और आज हम बाइल सिक्रीशंस को वाइंड अप करेंगे और डाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। जो चार हमने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहले मोटिलिटी को कवर किया, उसके बाद सिक्रीशन को कवर किया। आज हम डाइजेशन को टारगेट करेंगे और फिर हम अब्जॉर्प्शन की तरफ जाएंगे। तो पहले बाइल सिक्रीशंस को वाइंड अप करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने डायग्राम कवर की थी, ये बिल्कुल उसी तरह की डायग्राम है, लेकिन ये मैंने ड्यूक से उठाई है। और अगर आप देखो तो उसने ये एक मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम शो किया हुआ है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोसेस हो रही है। और हीमोग्लोबिन की प्रोसेसिंग के नतीजे में जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो ग्लोबिन और आयरन जो है वो रीयूटिलाइज हो जाते हैं। हमारे पास हीम बनती है जो कि आगे बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होती है और फिर वो फर्दर बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये बिलीवर्डिन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है एक तरह से बिलीरुबिन की। एंड दिस इज़ ग्रीन इन कलर, दिस इज़ येलो येलोइश ऑरेंज इन कलर। लिवर के अंदर इसकी कॉन्जुगेशन होती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि लिवर के अंदर भी कफ़र सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। जो ये कॉन्जुगेशन है जिसके नतीजे में बिलीरुबिन और ग्लूकुरोनिक एसिड लिवर के अंदर मिलते हैं और बिलीरुबिन डाईग्लूकुरोनाइड बनता है, ये ज़्यादा सॉल्युबिलिटी देता है बिलीरुबिन को। और फिर ये बाइल के अंदर स्क्रीट आउट हो जाते हैं। स्क्रीट आउट होने के बाद इन द इंटेस्टाइन दे आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू यूरोबिलिनोजिन एंड स्टर्कोबिलिनोजिन। स्टर्कोबिलिनोजिन जो है वो स्टर्कोबिलिन के अंदर कन्वर्ट होके एक्सक्रीट हो जाती है फीसिस के अंदर, और यूरोबिलिनोजिन जो है वो यूरोबिलिन के अंदर कन्वर्ट होके इट इज़ आल्सो एक्सक्रीटेड इन दी फीसिस। हाउएवर यूरोबिलिनोजिन जो है अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाए थ्रू पोर्टल सिस्टम तो ये किडनी के पास जा सकती है बाद में और फिर यूरिनरी यूरोबिलिनोजिन के तौर पे स्क्रीट होती है। ये यूरोबिलिनोजिन जो है इट गिव्स येलो कलर टू दी यूरिन। और फीसिस के अंदर जो कलर होता है प्रीडोमिनेटली वो स्टर्कोबिलिनोजिन की वजह से होता है। एबनॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहन के अंदर रखना है कि अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन किसी वजह से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो तब भी बिलीरुबिन इंक्रीज़ कर सकता है, पहली चीज़। सेकंड, हमारे पास जॉन्डस या इक्ट्रस जो कि लिवर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन इनफ नहीं हो रही और ये जो बिलीरुबिन बन के आ रहा है यही वापस जाके डिपॉजिट करना शुरू कर सकता है डिफरेंट बॉडी के अंदर, डिफरेंट वाइट एरियाज़ में, जिसमें आप कहते हैं कि स्किन जो है वो येलो हो रही है, या जो स्क्लेरा है या आई के अंदर वाइट पार्ट है, ये सारे का सारा इसकी येलोनेस हो रही है। तो जॉन्डस भी एक प्रॉब्लम है जिसमें रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन तो नॉर्मल थी लेकिन लिवर उसकी कॉन्जुगेशन नहीं सही कर रहा, जिसको हम जॉन्डस और इक्ट्रस कह रहे हैं। और इस तरह भी हो सकता है कि लिवर सही काम कर रहा हो लेकिन पीछे से रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन किसी भी वजह से एक्स्ट्रावेस्कुलर या इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस की वजह से ज़्यादा हो रही है। तो इसके अंदर फिर ये होगा कि हमारे पास ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ रही है, ज़्यादा हीम बन रही है, बिलीवर्डिन ज़्यादा और फिर बिलीरुबिन ज़्यादा, और लिवर की कैपेसिटी टू कॉन्जुगेट बिलीरुबिन इज़ ओवरवेल्म्ड। लिवर की कैपेसिटी के बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन कर सके वो अब एक तरीके से एक मैक्सिमम पीक तक पहुंच चुकी है और अब और ज़्यादा लिवर बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर सकता। अब बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ करती जा रही है बिकॉज हिमोलिसिस ज़्यादा है, तो ये बिलीरुबिन जो है ये डिपॉजिट करना शुरू करेगी। तो दोनों सिनारियोज़ हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट कर लें और वो अगर नॉर्मल हो तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हेपेटिक फंक्शन नॉर्मल है और ज़्यादातर प्रॉब्लम इस जगह पे है, रेड ब्लड सेल्स के साथ है। और एक सीबीसी आपको और अच्छा साथ में आइडिया दे देगी। तो बेटे ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि आपने साथ साथ इसको असेस करने की कोशिश करनी है। अगर सीबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हिमोलिसिस हो रही है। तो ये इंटरप्रिटेशंस हैं डिफरेंट और आपने डिफरेंट पैरामीटर्स को अलाइन करना होता है डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए। अब हम देखते हैं कि बाइल सिक्रीशन की रेगुलेशन किस तरीके से होती है। और अगर आप लॉजिकली देखो तो बाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबलाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इसका स्टिमुलस भी कहीं ना कहीं फैट ही होगा।
और फैट जो है उसको सेंस करने के लिए इंटेस्टाइन में क्या चीज़ मौजूद है, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो अब अगर आप देखोगे तो बाइल सिक्रीशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फैट कंटेनिंग फूड इन द ड्यूडेनम। उसके नतीजे में हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो कोलिसिस्टोकाइनिन बनाते हैं। ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है आगे चल के रिलैक्स करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी गॉल ब्लैडर की तो द बाइल इज अल्टीमेटली फोर्स्ड इनटू द इंटेस्टाइन। सो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू के बाइल सिक्रीशन किस तरीके से होती है। इसके अंदर स्क्रीटिन भी एक रोल प्ले करता है जो कि थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट आयंस बाइल को देता है और दैट्स वाई बाइल इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। दिस इज़ अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन, जिसके अंदर हमारे पास जब स्टमक से एसिडिक और फैटी काइम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है तो इट कॉजेज रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन CCK जिसको कहते हैं एंड स्क्रीटिन फ्रॉम द ड्यूडेनल वॉल। और ड्यूडेनल वॉल के अंदर जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये कोलिसिस्टोकाइनिन और स्क्रीटिन जो हैं दे विल अल्टीमेटली गो इनटू द ब्लड। और ब्लड के अंदर जब ये जाएंगे तो दे विल नाउ स्टिमुलेट स्क्रीशन ऑफ बाइल। क्या होगा कि बाइल सॉल्ट्स एंड स्क्रीटिन ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम स्टिमुलेट लिवर टू प्रोड्यूस बाइल एंड दिस स्टिमुलेशन इज नाउ मोर रैपिड। इस सिचुएशन में ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये एसेंशली एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के नतीजे में जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे और ज़्यादा स्क्रीशन होगी बाइल की प्रोडक्शन की और साथ ही साथ वेगल स्टिमुलेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट कॉजेज वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। मैसिव कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कोलिसिस्टोकाइनिन के नतीजे में ही होगी। स्टिल हमारे पास जो सिफेलिक फेज और आप जिसे कह सकते हैं माइन्यूट अमाउंट में जिसमें वेगल स्टिमुलेशन होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास वीक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर तो होती ही हैं, बट कोलिसिस्टोकाइनिन जब ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है तो इट कॉजेज द गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट मैसिवली एंड ऑल्सो इट कॉजेज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जिसको हम हेपेटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर भी कह रहे हैं टू रिलैक्स। और जब ये रिलैक्स करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो बाइल एंटर कर जाएगी इनटू द ड्यूडेनम। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं साइमल्टेनियसली हो रही हैं जिसके नतीजे में हमारे पास एंटेरो एंडोक्राइन सेल से कोलिसिस्टोकाइनिन और स्क्रीटिन भी रिलीज़ हो रहा है। हमारे पास एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जो बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर जाते हैं वो वापस लिवर तक पहुंचते हैं। दे आल्सो स्टिमुलेट दी लिवर टू प्रोड्यूस मोर बाइल। ये याद रखना कि जो बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हुए हैं ये थोड़े से कम होंगे जितने बाइल सॉल्ट्स लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो के और पूल के अंदर जो सर्कुलेटरी पूल है उसके अंदर से हो के आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टोटल बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स तकरीबन जो पूल था 5 ग्राम या 4 ग्राम था तो 0.5 ग्राम के करीब जो एक्सक्रीट आउट हुआ है और 3.5 ग्राम यहाँ पे जा रहा है। ये 3.5 ग्राम जाके लिवर को एक तरह से स्टिमुलस दे रहा है कि आप 0.5 ग्राम और सिंथेसाइज कर लो। तो साथ ही साथ बाइल सॉल्ट्स भी किसी हद तक एक स्टिमुलस देते हैं लिवर को टू प्रोड्यूस मोर बाइल। बट असेंशली जो हार्मोन्स हैं वो दो हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन और स्क्रीटिन। ये याद रखना कि बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ज़रिए ही जाएंगे टू द लिवर, बिकॉज जितनी भी अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होगी वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए होती हुई कहाँ जा रही है, इनटू द लिवर। तो ये मैकेनिज़म्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। ये देखो कि स्क्रीटिन जो है ये तो प्योरली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ज़रिए जा रहा है और जाके लिवर को स्टिमुलेट कर रहा है कि आप ज़्यादा बाइल बनाएं और स्क्रीटिन के वजह से ज़रा अल्कलिनिटी आती है बाइल के अंदर। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो मैसिवली गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और हेपेटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा जिसके नतीजे में बाइल जो है वो ड्यूडेनम के अंदर जब एंटर होगी तो ऑटोमेटिकली जो फैटी फूड है उसको न्यूट्रलाइज करवाएगी। जो वेगल स्टिमुलेशन है ये ठीक है कि वीक कॉन्ट्रैक्शन करता है और ये आप इसको एक
प्रेप फेज़ भी ले सकते हो, प्रेपरेटरी फेज़ भी ले सकते हो कि यहाँ पे अभी फूड मौजूद नहीं है, बट जिस तरह पैंक्रियाज के अंदर 20 to 30% इन एंटिसिपेशन ऑफ फूड पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आ जाती हैं, उसी तरीके से वेगल स्टिमुलेशन के नतीजे में गॉल ब्लैडर से थोड़ी सी बाइल भी यहाँ पे मौजूद होगी। ये नहीं होगा कि पहले फूड आए तो फिर ये सारा मटेरियल जो है बाइल का, जितनी भी बाइल थी वो यहाँ पे स्क्रीट हो। ये कुछ ना कुछ मिकदार के अंदर यहाँ पे होगी, ताकि जब फूड आए तो उस फूड की इमीडिएट न्यूट्रलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सॉलिबलाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वो स्टार्ट हो सके। अब ये मैंने आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, ताकि आप ज़रा, मैं देखूँ कि आप कितने इंटरेक्टिवली इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो। तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बाइल। ऑप्शन ए, इट इज़ रिलीज फ्रॉम गॉल ब्लैडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ cholecystokinin. B, important for digestion because of presence of bile salts. C, contains digestive enzymes. And D, it emulsifies fat and assists transports of monoglycerides and free fatty acids to the epithelial cells for absorption. तो आप इसके अंदर क्या ऑप्शन चूज़ करोगे? तो मैं इस लेक्चर को पॉज करता हूँ और देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हो। तो इसका आंसर है कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये याद रखना बार बार, पहले भी मैंने, मेरा ख्याल है पिछले लेक्चर में भी एम्फेसिस दिया था, बाइल डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइल हैज़ नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट। अब बेटे पिछली स्लाइड तक तो हमने जो बाइल सिक्रीशन भी कवर कर ली, अब हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, हमारे पास 4 फंक्शंस हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। मोटिलिटी, सिक्रीशन, ये दो हमने कवर कर ली। मोटिलिटी में हमने एंटेरिक नर्वस सिस्टम कवर किया और एंडोक्राइन कंपोनेंट ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, या मोटिलिटी एज फार एज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ मोटिलिटी, उसको कवर किया। फिर हमने कवर किया सिक्रीशन, जिसमें हमने स्लाइवरी, गैस्ट्रिक, पैंक्रियाटिक और बाइल सिक्रीशंस को कवर किया। आज हम देखेंगे डाइजेशन को। और इंटरेस्टिंगली जो है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर सेपरेट बट दे आर एक्सट्रीमली रिलेटेड प्रोसेसेस। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपस में इंटरलिंक्ड हैं। डाइजेशन होगी तो फिर ही एब्जॉर्प्शन होगी, अगर डाइजेशन नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकती। बिकॉज अगर आप इस डायग्राम को ही देखो, ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनके छोटे चंक्स बनाए थ्रू डाइजेस्टिव प्रोसेस। अगर ये चंक्स नहीं बने, छोटे पीसेस नहीं बने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। और आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिस पे हम 2 चीज़ें इफ़ेक्टिवली आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मैल डाइजेशन और मैल एब्जॉर्प्शन। ये 2 अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, इनको अलग-अलग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंदर ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। आप ये नहीं होता कि आप हो मैल डाइजेशन और आप मैल एब्जॉर्प्शन के पीछे पड़े हो, या ये नहीं होगा कि हो मैल एब्जॉर्प्शन और आप मैल डाइजेशन के को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों को सेग्रीगेट भी करना है, बट दे आर एक्सट्रीमली रिलेटेड प्रोसेसेस। So digestion is the process of reducing macromolecules to their constituent monomers, and absorption is the transport of the resultant monomers across the intestinal epithelium into the bloodstream. अब हमारे पास देखो कि डाइजेशन जो है उसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हो रही है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन जो है वो सिंपली ट्रांसपोर्ट हो रही है इन सिंपल मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द intestinal epithelium. Both processes are essential for assimilation of nutrients into the body. यानी digestion plus absorption is equal to assimilation of nutrients. जब हम कहते हैं ना कि assimilation हो रही है कि नहीं, तो assimilation का मतलब यह है कि both digestion and absorption.
लेकिन जब आप असिमिलेशन को स्प्लिट अप करोगे तो डाइजेशन एक अलहदा कंपोनेंट है और अब्जॉर्प्शन एक अलहदा कंपोनेंट है। आप मेल डाइजेशन को अलहदा तौर पे डायग्नोस करके ट्रीट करने की कोशिश करते हो, मेल एब्जॉर्प्शन को अलहदा तौर पे डायग्नोस करके ट्रीट करने की कोशिश करते हो, एंड बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज assimilation of nutrients. Both processes are integral for assimilation of nutrients into the body. Absorption cannot occur if there is no digestion, and digestion is fruitless if there is no absorption. So ये आपका टेक होम मैसेज है इस स्लाइड से। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती अगर डाइजेशन नहीं हो रही, और डाइजेशन जो है अगर वो हो रही है तो इट विल बी फ्रूटलेस अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सक रही अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। सो एब्जॉर्प्शन कैनॉट अकर इफ देयर इज नो डाइजेशन, and digestion is fruitless if there is no absorption, and collectively they are contributing to the assimilation of nutrients into the body. Now the disturbances of nutrient assimilation, they are common in veterinary practice, और वेटरनरी मेडिसिन के अंदर ये बड़ी आपको एक वैरायटी ऑफ डिजीज़ मिलेंगी, जिसमें कुछ डिजीज़ जो हैं दे विल अफेक्ट द डाइजेशन एंड द अदर्स विल अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। होता यह है कि जो ओवर्ट साइंस ऑफ फेलियर ऑफ न्यूट्रिएंट असिमिलेशन है वो सिमिलर होते हैं। यानी अगर आप ओवरऑल न्यूट्रिएंट असिमिलेशन को देखोगे तो न्यूट्रिएंट असिमिलेशन मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी मेंशन किया, ये है क्या, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो वो साइंस आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो बायोकेमिकल लेवल के ऊपर जाके डाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स। तो बायोकेमिकल लीजन्स जो हैं फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दे आर सेपरेट, एंड स्पेसिफिक थेरापीज आर एसोसिएटेड विद maldigestive disease, and this can be quite different from those associated with malabsorptive disease. So ये हमारे लिए important है because diagnosis of the cause of failure of nutrient assimilation requires thorough understanding of the physiology of nutrient digestion and absorption, and they should be segregated, they should be dealt with इन अ सेपरेट मैनर, बिकॉज जो बायोकेमिकल लेवल पे अगर आप जाके लीजन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे और थेरापी देने की कोशिश करोगे तो मेल डाइजेशन के लिए कुछ और थेरापी देंगे, मेल एब्जॉर्प्शन के लिए आप कुछ और थेरापी देंगे, लेकिन ओवरऑल इनके जो एसिमिलेशन के साइंस हैं, क्लिनिकल साइंस, वो तकरीबन सिमिलर होते हैं। तो इसलिए हमें इनको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो कि वेटरनरी क्लिनिशियंस जो हैं वो फेस करते हैं, एंड दिस रिक्वायर्स इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इट्स सब्सिक्वेंट फिजियोलॉजी। Now the small intestinal mucosa has a large surface area, or the contact between the small intestinal mucosa and the luminal contents is facilitated by an extensive intestinal surface area। और आगे देखते हैं कि ये सरफेस एरिया जो है ये एक्चुअली क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप देखोगे तो फर्स्टली हमारे पास लार्ज फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा एग्जिस्ट करते हैं, और इनको हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। ये ऐड करते हैं इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया ऑफ सम एनिमल्स में, कुछ डोमेस्टिक स्पीशीज़ में, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दी स्पीशीज़। यहाँ पे अभी ये हमें कंफर्म नहीं कि किन स्पीशीज़ के अंदर इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस जो है वो मुझे उसका आइडिया नहीं आया, वो आप हिस्टोलॉजी वालों से कंफर्म कर सकते हो। बट ये प्लाइका सर्कुलरिस जो है ये 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्वोल्यूशंस जो हैं उसमें ये एक मेजर रोल, एक मेजर कंपोनेंट है जो कि सरफेस एरिया गैस स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का इंक्रीज़ कर सकता है। सेकंड हमारे पास है म्यूकोजल सरफेस एरिया विच इज़ कवर्ड विद फिंगर लाइक एपिथेलियल प्रोजेक्शंस, जिनको हम कह रहे हैं विलाए। विलाए जो हैं दीज आर दी स्ट्रक्चर्स दैट आर
present in all species, and they increase the intestinal surface area by 10-fold to 14-fold compared with a flat surface of equal size। यानी अगर एक ऐसे सरफेस एरिया पड़ा हुआ है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको आप विलाय कह रहे हो, ये तकरीबन 10 से 14 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एपिथेलियल सरफेस का, किसी भी पर्टिकुलर एपिथेलियम का। सो दिस, if the mucosal surface is covered with finger like epithelial projections called as villi, it can increase surface area by 10 to 14 fold। और थर्ड है हमारे पास villi themselves that are covered with brush like surface membrane known as brush border। बेटे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है, बिकॉज जो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स आगे आएंगे उनको हम कहते ही ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं। तो जो विलाएँ हैं दे आर देमसेल्व्स कवर्ड बाय ब्रश लाइक सरफेस मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोविलाए। यानी इन विलाए के ऊपर भी आपको सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको हम माइक्रोविलाए कह रहे हैं, और ये माइक्रोविलाए फर्दर एनलार्ज करेंगे सरफेस एरिया को। इसके साथ साथ विलाए के बेस के ऊपर डिफरेंट ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। और विलाए और क्रिप्ट जो हैं दे आर कवर्ड विद अ कॉन्टीन्यूस लेयर ऑफ सेलुलर एपिथीलियम, और इस लेयर को ऑफ सेलुलर एपिथीलियम को हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स। तो आगे इन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पिक्चर देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अब अगर आप देखो हमारे पास, तो जिस तरह हमने जब सर क्रॉस सेक्शनल एनाटमी ऑफ गट वॉल देखी थी और डिफरेंट उसके अंदर जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिरोजा है, मस्कुलरिस है जिसमें इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, फिर सब मिकोजा है, और फिर उसके बाद मिकोजल लेयर है। तो इस मिकोजल लेयर को अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो आपको वैसे हमें इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी जिनको हम विलाय कह रहे हैं। बट इस स्ट्रक्चर को अगर मैं लार्ज करूं तो ये सरफेस मिकोजा के ऊपर जो सरफेस ऑफ एपिथेलियम है उसके ऊपर जो विलाए हैं, और आपको ये क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन ऐसे डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस भी मिलेंगी जो एक क्रिप्ट की शक्ल लेती हैं जिसको हम क्रिप्ट ऑफ लाइबर्कन कहते हैं। तो अगर मैं इस एरिया को भी एनलार्ज करूं तो हमारे पास आपके पास ये एक विलाए है, इसके ऊपर आप ये देखो छोटे छोटे माइक्रो विलाए भी नज़र आ रहे हैं, और ये एक डीप इन्वेजिनेशन नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबर्कन। इस बॉर्डर को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर, और ये ब्रश बॉर्डर जो है इसलिए है कि अगर आप देखोगे ये माइक्रोविलाए एक ब्रश की तरह का स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें ये छोटे छोटे थ्रेड्स नज़र आते हैं ना, जिस तरह ब्रश के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं, और ये एपिथेलियम रिजेंबल करती है एक ब्रश की तरह को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। और ये यहाँ पे आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे जिनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं। और ये जो रेड कलर की ऐसे सेल्स की एक लाइन है ये एंटेरोसाइट्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आप ये देखो एक कैपिलरी प्लेक्सिस मौजूद है इस विलाये के अंदर, और ऑब्वियसली चूंकि ये विलाये जो है अगर ये फ्लैट होती बिल्कुल ऐसे ही चल रही होती है एपिथेलियम, तो उसके मुकाबले में ये देखो ये कितना मैसिव सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ। उसके साथ साथ माइक्रोविलाये ने उस सरफेस एरिया को और इंक्रीज़ किया, और इस माइक्रोविलाये के अंदर ये जो कैपिलरी प्लेक्सिस है ये ब्लड इसके अंदर कॉन्टीन्यूसली फ़्लो कर रहा है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब आएंगे एब्जॉर्ब होंगे तो इस कैपिलरी प्लेक्सिस से पिकअप होंगे और उसके बाद हेपेटिक वेन के ज़रिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर ड्रेन करेंगे। और ये आर्टीरियल सप्लाई जो है ये वो आ रही है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लेके आ रही है। तो ये जितना भी कलेक्ट होगा वो इस वेनस सिस्टम के ज़रिए हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर के पास जाएगा पहले। इसी तरीके से एक और विलाय है उसका कैपिलरी प्लेक्सिस है, उसके ऊपर भी ये ब्रश बॉर्डर सरफेस है, माइक्रो विलाएँ हैं, एंटेरोसाइट्स की एक लेयर है, वो भी सिमिलरली जितनी भी मटेरियल्स हैं डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन हो चुकेगी तो वो इसको कलेक्ट करेगी, और कलेक्शन के साथ साथ वो आगे की तरफ लेके जाएगी टुवर्ड्स दी लिवर।
तो ये एक जनरल क्रॉस सेक्शनल एनाटमी है ऑफ द गट वॉल जिसके अंदर, और ये पर्टिकुलरली इंटेस्टाइनल वॉल जिसके अंदर हमारे पास ये जो सरफेस एपिथेलियम है इसके अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं जिसको हम विलाय कह रहे हैं। इससे भी पहले हमारे पास कुछ स्पीशीज़ के अंदर प्लाइका सर्कुलरिस हो सकता है जो कि लार्ज फोल्ड्स ऑफ मिकोजा है, जो कि ऐड करेगा इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया को कुछ स्पीशीज़ के अंदर। अगर वो नहीं है तो खाली विलाई और उसके सरफेस के ऊपर माइक्रो विलाई दे कैन सर्व दी पर्पज़, और इस माइक्रो विलाई के अंदर आपको कैपिलरी प्लेक्सस मिलेगा, वहाँ से अब्जॉर्प्शन होगी और ये कैपिलरी प्लेक्सस जो है वो मटेरियल पिक करके लेके जाएगा इनटू दी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बाद जो है वो लिवर के पास जाएगी। ये ज़रूर, चूँकि अब हम उस फेज़ में दाखिल हो गए हैं, मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जनरली वो यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं उनके सिंपल मोनोमर्स और वो जाते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए लिवर के पास। बट फैट के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज़्म मौजूद है और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से लिम्फेटिक्स के ज़रिए जाके आगे प्रोसेस होते हैं। दिस इज़ द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन, और माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ अ one cell thick layer of intestinal epithelium that is continuous over the villi and the crypts of Lieberkühn। तो अगर आप देखोगे तो ये, और इस लेयर को हम कह रहे हैं एंटेरोसाइट्स। तो ये एंटेरोसाइट्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट हैं ओवर दी विलस और एंड ऑल्सो दी क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। विलस एपिथेलियम जो है वो पार्ट है जो ऊपर की तरफ एक्सपोज्ड है, और जो पार्ट इनवेजिनेट करके अंदर की तरफ है एक क्रिप्ट की फॉर्म में, उसको हम कह रहे हैं क्रिप्ट एपिथेलियम, और इस क्रिप्ट को हम क्रिप्ट ऑफ लाइबर्कन भी कहते हैं। इसका अपना ल्यूमन है। अगर अब आप देखोगे हमारे पास, तो इस विलस एपिथेलियम पे हमारे पास गॉबलेट सेल्स भी मौजूद हैं और एब्जॉर्प्टिव सेल भी मौजूद हैं। तो अगर हम आगे देखें तो एट द बेस ऑफ विलाई are gland-like structures known as crypts of Lieberkühn, or villi and crypts are covered with a continuous layer of cellular epithelium which is called as enterocytes, और ये enterocytes जो है इस epithelium को cover करते हैं। Cell surface area towards the lumen is called as apex, और इस apex के ऊपर आपको छोटे छोटे प्रोसेसेस मिलेंगे जिनको हम माइक्रोविलाए कह रहे हैं, वो इस एपेक्स के ऊपर आपको पड़े हुए मिलेंगे, और ये एरिया जो है वो टुवर्ड्स दी ल्यूमन होगा। जो क्रिप्ट है उसका एक अपना ल्यूमन मौजूद है। अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप देखेंगे तो हम इसको ब्रश बॉर्डर कह ही इसलिए रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाए। ये रिजेंबल करता है एक ब्रश की तरह का, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। और इस ब्रश बॉर्डर के अंदर आपको डिफरेंट एंजाइम्स मिलेंगे जिनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहते हैं। और सेल सरफेस एरिया फेसिंग द ल्यूमेन इज कॉल्ड एज एपेक्स एंड इट इज कवर्ड बाय एपिकल मेम्ब्रेन। Now, if we try to understand the anatomical relationship of the enterocytes and the tight junctions which are present between the two subsequent enterocytes, और फिर बेजोलेटरल मेम्ब्रेन जो कि इस तरफ मौजूद है, और फिर एपिकल मेम्ब्रेन जो कि टुवर्ड्स द ल्यूमन मौजूद है, तो और फिर ऑब्वियसली ये अगर तो ये इन कॉन्टिन्यूएशन होती मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बट अगर आप ये देखो तो दो सेल्स के दरमियान में छोटी सी स्पेस क्रिएट हो रही है, इस वक्त हम इस मेम्ब्रेन को कह रहे हैं बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस क्रिएट होती है इसको बेटे कहते हैं लेटरल स्पेस। तो अगर तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटे कॉन्टीन्यूस हो तो इसको मेम्ब्रेन कॉन्टीन्यूस हो तो इसको हम कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन अगर दरमियान में लेटरल स्पेस ऐसे जिस तरह क्रिएट हुई है दो सब्सीक्वेंट एंटेरोसाइट्स के दरमियान में ये वाली स्पेस, सो दिस इज़ कॉल्ड एज लेटरल स्पेस एंड हेंस दिस मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड एज
बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और इस तरफ एपिकल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये ल्यूमेन है और इस तरफ आपको माइक्रोविलाई मिलेंगे। तो अगर अब आप देखो हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स सिंथेसाइज होके मिलती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द एंटेरोसाइट्स एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू द एपिकल मेम्ब्रेन। अब ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि एंटेरोसाइट्स ने बनाई एंड दे आर शिफ्टेड टू द एपिकल मेम्ब्रेन, दीज आर एक्चुअली इंजाइम्स, और ये एंजाइम्स जो हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू द एपिकल मेम्ब्रेन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन of different nutrients. They serve a major digestive and absorptive function. अगर आप इस इंटेंस मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्रोटीन्स जो हैं दे एक्सटेंड इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, यानी यहाँ पे आपको ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर आपको मिलेंगी और एक फजी अपीयरेंस देंगी। फजी अपीयरेंस से मेरी मुराद ये है कि जब आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक होता है ना, आप उसको ज़ोर से हिलाते हैं तो उसके ऊपर एक ऊपर वाली लेयर में एक गैसियस सी लेयर जो है फॉर्म सी लेयर बन जाती है, तो वो जो है वो एक्चुअली फजी अपीयरेंस है उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, और वही फजीनेस आपको यहाँ पे भी मिलेगी। अगर आप इंटेस्टाइन की माइक्रो एनवायरनमेंट को देखो अंडर इंटेंस मैग्नीफिकेशन तो यहाँ पे आपको फजी अपीयरेंस मिलेगी, और ये फजी अपीयरेंस जो है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन पे एक मेजर एरिया तक एक्सटेंड करती है, और इस फजी अपीयरेंस के अंदर आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं सरफेस ऑफ एपिकल मेम्ब्रेन पे भी मिलेंगे, और यहाँ पे आप इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, यानी दिस एरिया ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन इज गिवन द नेम ग्लाइकोकैलिक्स। और एपिकल मेम्ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन विद एन unusually high protein content. It has a high protein content. तो हमारे पास ये वाली जो एपिकल मेम्ब्रेन है it has a very high protein content, and that high protein content is because of the presence of डिफरेंट प्रोटीन्स विच आर एक्चुअली एंजाइम्स, और इन्हीं को हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं। बाकी जो पार्ट है एंटेरोसाइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि गट ल्यूमन को फेस नहीं कर रहा और इससे अवे जा रहा है, वो अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, ये एक एंटेरोसाइट की बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है और ये इसके सब्सीक्वेंट उसके साथ वाले एंटेरोसाइट की बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान में एक ऐसे स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल स्पेस। एक और चीज़, ये जो एपिकल मेम्ब्रेन के करीब करीब जब जाते हैं ये दो सब्सीक्वेंट सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय टाइट जंक्शंस, और ये हमारे पास रीसेंट एविडेंस ऐसा भी आया दैट इंडिकेट्स दैट ये जो टाइट जंक्शंस हैं ये एक्चुअली इतनी टाइटनेस नहीं है, दे आर रिलेटिवली इम्परमिएबल, बट चूंकि जब डिस्कवर हुआ था तो टाइट जंक्शंस था तो आपको लगता है कि ये बहुत टाइट हैं, बट दे आर रिलेटिवली इम्परमिएबल, और इसकी वजह से जो दो डिफरेंट एंटेरोसाइट्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर। The junction may be called as tight, but from a molecular standpoint of view they are rather loose and they permit some sort of relative impermeability to the membrane, to the intestinal membrane. Now, as I have mentioned in the previous slide, glycocalyx covers the apical membrane, and covering apical membrane and encasing microvilli is a jelly-like layer of glycoprotein known as glycocalyx. तो ये glycocalyx है, it is a jelly-like layer of glycoprotein. Important digestive enzymes and other proteins are attached to the microvilli and they project into the glycocalyx, which collectively give the glycocalyx a
फजी अपीरेंस। अब फजी अपीरेंस मैंने आपको बताया था, एक ऐसी अपीरेंस जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपको जब आप उसको रैपिडली शेक करते हो तो ऊपर एक लेयर सी बन जाती है आपकी, एक फॉर्मी मटेरियल सा बन जाता है। तो इंटेस्टाइन के ऊपर भी वैसी ही फजी अपीरेंस आपको मिलेगी। और ये जो बुक है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शो हुआ है, उसको मैंने उसका स्नैपशॉट नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया। अगर आप देखोगे तो वो आपको एक फजी अपीरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर मिलती है। Apical membrane is complex and it is unusual cellular membrane with a high protein content। अगर आप बाकी सेल्स की निस्बत देखो तो यहाँ पे आपको एक दूसरी सेल मेम्ब्रेन्स की दूसरे सेल्स की एपिकल मेम्ब्रेन्स की निस्बत यहाँ पे आपको एक हाई प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये प्रोटीन्स बेसिकली कौन सी हैं? दीज आर digestive enzymes that are actually attached to the microvilli and they project into the glycocalyx। और ये digestive enzymes को हम ब्रश बॉर्डर enzymes भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। और आप अगेन अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम डाइजेशन से ही कंटिन्यू करेंगे।